अमेरिका की फ्लाइट एयरपोर्ट में लैंड करती है। सूट में रमेश और मॉडर्न ड्रेस में अनामिका फ्लाइट से नीचे उतर आते हैं। राम, माँ ने कहा था कि हमारे लिए वो ड्राइवर भेज देगी, है ना? हाँ अनु, शायद भेजी होंगी। बाहर निकल के एक बार माँ को फोन लगाओ। ओके राम। इस तरह बात करते करते वो एयरपोर्ट से बाहर निकल आते हैं। बाहर ड्राइवर योगेश रमेश का इंतजार कर रहा था। रमेश और अनामिका दोनों आके गाड़ी में बैठ जाते हैं। उस कार को हवाई अड्डे से 6 किलोमीटर की दूरी तक यात्रा करनी थी, जहाँ पर था मंदारपल्ली गांव। वहाँ मंदारपल्ली गांव में एक बड़े से बंगलों में जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले शारदा और प्रसाद रहते थे। उनके पास एकड़ों में खेत। उनके खेत में काम करने वाले सभी लोगों को वो अपने परिवार की तरह मानते थे और लोग भी उन्हें इतना मानते थे कि वो गांव के माननीय इंसानों में से थे। शारदा दरवाजे के पास लाल जल लेकर खड़ी थी ताकि वो अपने बेटे और बहू की नजर उतार सके। उसी बीच ड्राइवर योगेश गाड़ी ले आके घर के सामने रोकता है। रमेश और अनामिका गाड़ी से नीचे उतर आते हैं। शारदा बहुत खुश होती है, फिर पानी छिड़क के उन पे से नजर हटाती है। बेटा रमेश, बहू, तुम लोग कैसे हो? घर में स्वागत है। उनके कहने पे रमेश और अनामिका घर के अंदर आते हैं। शारदा, रमेश, प्रसाद, अनामिका सभी लोग सोफे पे बैठ के हंसी मजाक करते हैं, बातचीत करते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। इस तरह वो दिन निकल गया। अगले दिन प्रसाद और रमेश शहर जा रहे हैं कहकर वो दोनों कार में बैठकर निकल गए और इधर सास बहू खेत देखने के लिए गाड़ी में बैठकर खेत की तरफ आ गई। वहाँ खेत का देखभाल वीरेन करता था। उन दोनों को देखकर वो नमस्ते कहता है। हाँ वीरेन, काम कैसा चल रहा है? काम अच्छा चल रहा है मालकिन। कल फसल बेचकर पैसे मिलेंगे, वो पैसे लेकर मैं आपके घर आऊंगा। वीरेन, कितना जमीन है हमारे पास? कितना फसल हम उगाते हैं और 1 क्विंटल का कितना भाव चल रहा है? अनामिका के पूछने पे वीरेन हड़बड़ा जाता है। वो उत्तर नहीं दे पाता है ठीक से। अनामिका को संदेह होने लगता है। वो सब संभाल लेगा बहू, चलो। ऐसा कहकर शारदा अनामिका को खेत से एक पेड़ के नीचे ले जाती है। वहाँ अनामिका एक युवक किसान सतीश से खेत के बारे में पूछताछ करती है और सारा विवरण लेती है। बहू, तुमने अब जमीन देख ली है ना? चलो अब नारियल के खेत में चलते हैं। इस तरह कहकर दोनों कार में बैठ जाती हैं और फिर मिट्टी के रास्ते से जाने लगती है। 10 मिनट में ही गाड़ी जाके उनके नारियल के खेत के पास रुकती है। शारदा अनामिका वहाँ जाके खेत में घूमने लगती है। वो अच्छे से फसल देखती है। अनामिका फसल को लेकर सुरेश से सवाल जवाब करती है, पर सुरेश बहुत घबरा जाता है, जवाब नहीं दे पाता है। ये देखकर अनामिका समझ जाती है कि सुरेश भी धोखा दे रहा है। बहू, चलो घर चलते हैं। रास्ते में मछली पालन की झील में भी रुकेंगे। फिलहाल घर चलते हैं, चलिए, आज के लिए काफी है। ऐसा कहकर अनामिका और शारदा जाके कार में बैठ जाती है और दोनों घर लौट जाती है। 3 दिनों के बाद वीरेन पैसे लेकर शारदा के घर आता है। मालकिन, इस बार के फसल में हमें 2 लाख मिले हैं। ठीक है वीरेन। उसकी बातें सुनकर अनामिका उसके पास गई। क्या वीरेन, और 1 लाख रुपए घर पे छुपा कर आए हो क्या? ये सुनकर वीरेन बहुत घबरा गया। अरे ये क्या कह रही है मैडम? मैं अपने घर में 1 लाख रुपए क्यों छुपा कर आऊं? आप कैसी बातें कर रही हैं? जब तुम गलती नहीं किए हो फिर डर क्यों रहे हो? मैं सब जानती हूँ। सारा सच अपने मुंह से मानोगे या फिर? वीरेन सीधा जाके शारदा के पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा। माफ कर दीजिए मालकिन, आप पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए मैं धोखा देकर पैसा लूट रहा था। कुछ पैसे बेटी के पढ़ाई पे खर्च हो गए, कुछ बचाया हूँ, वो लेकर आता हूँ। चूँकि वो माफी मांगने लगता है तो शारदा माफ कर देती है। वीरेन वहाँ से चला जाता है। फिर शारदा दुखी होकर कहती है, ये सब कुछ हुआ मेरे अनपढ़ होने की वजह से। बचपन में मेरे पिताजी स्कूल भेजना चाहते थे, मैं रो रो के नहीं जाती थी। आज जिन्हें मैं अपना परिवार समझती थी, वही लोग मुझे धोखा दे रहे हैं। इस तरह दुखी होकर शारदा रोने लगती है। अनामिका उन्हें समझाने की कोशिश करती है। अरे माँ जी, तब आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की, पर अभी दुखी होकर क्या फायदा? पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। बस पढ़ाई के लिए मन में दृढ़ संकल्प होना ही काफी है। आप अभी भी पढ़ सकती है माँ। बहुत हो गया बहू, पर अब कैसे पढ़ूंगी? पढ़ाई तो करनी होगी माँ जी। पढ़ाई कभी भी काम आ सकती है। मेरी बात मानिए, आप स्कूल जाइए और फिर पढ़ाई कीजिए। अनामिका बहुत अच्छे से उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में समझाई। वो भी अच्छे से समझ गई। ठीक है बहू,
मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। इस तरह कहकर अनामिका शारदा को कृष्णा टैलेंट स्कूल में ले गई। वहाँ प्रिंसिपल गौतमी से वो शारदा के बारे में बात की। ठीक है, कल आप जरूर आइए। प्रिंसिपल की बातें सुन के शारदा और अनामिका बहुत खुश होती है। फिर गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन शारदा कंधे पे स्कूल का बैग लेके अच्छे से चोटी बना के यूनिफॉर्म पहन के हॉल में आती है। प्रसाद, रमेश और अनामिका शारदा को वैसा देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। शारदा शर्मा जाती है। चलिए माँ जी। फिर अनामिका शारदा को गाड़ी में बैठाकर उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती है। शारदा डरते हुए, शर्माते हुए वो पहली कक्षा में जाकर बच्चों के साथ बैठ जाती है। बच्चे शारदा को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। फिर शारदा बच्चों से कहने लगी, देखो बच्चे, अब मुझे देखकर इस तरह मत हंसो। आज से हम दोस्त हैं। जो भी दोस्त आज से मुझे पढ़ाई करने में मदद करेगा, मैं उसे रोज सुबह आके एक चॉकलेट दूंगी। इस तरह शारदा कहती है। फिर बच्चे आके शारदा से हाथ मिलाते हैं। फिर नाम पूछ के एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। तब से शारदा पढ़ाई लिखाई करने के लिए रोज स्कूल जाने लगती है और बच्चों को चॉकलेट भी देती है। बच्चों के साथ शारदा घुल मिल जाती है, पढ़ाई भी करती है और शैतानी भी करती है। अब क्लास में आने वाले टीचर भी शारदा को देखकर हंसते नहीं। इस उम्र में भी वो पढ़ने में रुचि दिखा रही है, ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं। शारदा मन लगा के पढ़ाई करके बहुत अच्छे अंक प्राप्त करती है। देखिए शारदा जी, आपकी पढ़ाई में ये रुचि देखकर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। शिक्षा का महत्व जानने के लिए आप एक जीवन उदाहरण है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, बस आज्ञाकारी की तरह पढ़ाई लिखाई कीजिए। तब से वो टीचर उनके पढ़ाई लिखाई पे अच्छे से ध्यान देने लगती है। शारदा भी बहुत मन लगा के पढ़ाई करती है। ये देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेके फिर हाजिर होंगी। नमस्कार। सुबह का वक्त था। 6 बज रहे थे घड़ी में। हाथ में वाटर बॉटल लेकर प्रसाद और शारदा घर की तरफ जा रहे थे और जाते जाते संस्कारी बहू अमृता के बारे में वो बहुत तारीफ करते हुए जा रहे थे। साथ ही बेशरम छोटी बहू का क्या होगा उस बारे में भी चर्चा कर रहे थे। पता नहीं हमारी छोटी बहू कैसे बदलेगी। बदलेगी शारदा, पर उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। अनामिका हमारी गांव की भी तो नहीं है। सही कहा आपने। अमृता हमारी गांव की लड़की है। उसकी वेशभूषा, आचार व्यवहार सब कितना बढ़िया। देखिए, छोटी बहू विदेश से आई है। चाल चलन, आचार व्यवहार सब वहीं से लेकर आई है और वही सारी बेहूदगी यहाँ भी करती है। बस देखो शारदा, जैसे हमारी 2 आंखें हैं, वैसे ही 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। किसी के सामने किसी को छोटा या बड़ा कहने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे तब, मुझे नहीं पता क्या। बातचीत करते करते घर लौटते हैं। उस वक्त संस्कारी बहू अमृता घर के सामने रंगोली दे रही होती है और बेशरम छोटी बहू टाइट पैंट और टी शर्ट पहनकर स्किपिंग कर रही होती है। महेश और गिरीश कंपाउंड वॉल के सामने खड़े होकर उसे झांक झांक के देख रहे थे। अरे गिरीश, ये रस्सी से कितने अच्छे से खेल रही है। अरे पागल महेश, ये कोई खेल नहीं है, इसे व्यायाम कहते हैं। वो कैसे? अरे वो फिल्मों की हीरोइन जिम जाकर करती है ना, वैसे ही। जब वो इस तरह की बातें कर रहे थे, गुस्से से प्रसाद आते हैं और अपने बोतल से पानी निकाल के उन पे छिड़क देते हैं। जैसे ही महेश पे जाके गिरता है, वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। किस्मत है सब। ऐसा कहकर अमृता जो रंगोली दे रही थी उसके पास जाती है। बेटा अमृता, तुम अपनी छोटी देवरानी को कुछ अच्छा स्वभाव क्यों नहीं सिखाती हो? जो रीति रिवाज हम यहाँ पे मानते हैं, मैं कहती हूँ तो उसे कुछ समझ नहीं आता, फिर कहती है आपने क्या कहा माँ जी। यहाँ बात चली रही थी, तभी वहाँ पे अनामिका आती है। सिस्टर, मैंने स्किपिंग कर लिया है। आंटी अंकल वॉकिंग से आ गए। हमारा एक्सरसाइज तो हो गया। क्या आप एक्सरसाइज नहीं करेंगी? तुम्हारे साथ मैंने भी एक्सरसाइज कर लिया अनामिका। आपने कब किया दीदी? मैं आपसे रोज पूछती हूँ पर आप नहीं बताती है। आज आपको तो करना ही होगा। मैंने पूरे बगान में झाड़ू लगाया, रंगोली डाला, घर का सारा काम काज किया। इसी में मेरे पूरे शरीर का एक्सरसाइज हो गया। यही तो मेरा एक्सरसाइज है अनामिका। इसीलिए सिस्टर आप इतनी स्लिम है। तुम भी साड़ी पहन के अमृता के तरह सारा काम करो बहू रानी, फिर देखना तुम भी खूबसूरत लगोगी और स्लिम भी रहोगी। अरे आंटी, ये सब मुझसे नहीं होगा। फिर वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर सास ससुर बहुत दुखी हो जाते हैं।
माँ जी अब परेशान मत होइए, मैं अनामिका को अच्छे से समझाऊंगी। आप लोग फ्रेश होके आइए। ऐसा कहने पे शारदा और प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन अमृता और शारदा जब अपने खेत के पास काम कर रही होती है, मीना नाम की उनके जान पहचान की लड़की भागते हुए उनके पास आती है। अरे चाची, तालाब में जाके देखिए, आपकी छोटी बहू क्या कर रही है। उसकी बातें सुन के शारदा अमृता बहुत घबरा जाती है। दोनों ही खेत से भागते भागते तालाब के तरफ जाती है। तालाब के चारों तरफ किसान खड़े हैं और तालाब में छोटी बहू को तैरते हुए देख रहे हैं। वो छोटी बहू के बारे में निंदा कर रहे थे। ये देखकर शारदा जाके सबको बहुत गुस्से से धमकाती है। अमृता अनामिका को साथ में लेकर घर लौट जाती है। उस रात जब ऑफिस से उनका छोटा बेटा रमेश घर लौट आता है तो इस बारे में उससे चर्चा किया जाता है। ये सुनकर अनामिका कहती है, देखो रमेश, मुझे स्विम करते देख आंटी लड़ाई कर रही थी। बेटा रमेश, हम गांव में रहते हैं, शहर में नहीं रहते हैं। अपनी बड़ी भाभी जैसा संस्कारी बनना पड़ेगा। अनामिका जो करती है वो नहीं चलेगा। अपनी पत्नी को अच्छे से समझा दो। माँ, मैं उसे कमरे में ले जाकर अच्छे से समझा दूंगा। तुम चिंता मत करो, जाओ जाके आराम करो। ऐसा कह के रमेश अनामिका को साथ लेके उनके कमरे में चला जाता है। रमेश अनामिका को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं, उल्टा वो लड़ने लगती है। उनकी सारी बातें अमृता और शारदा जो हॉल में ही थी वो सुन लेती है। माँ जी, मैं अनामिका को अच्छे से समझा दूंगी। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। उस तरकीब से अगर हम चले तो अनामिका में बदलाव आ जाएगा। उसकी बातों पे शारदा तैयार हो जाती है। 2 दिनों के बाद अमृता बहुत अच्छे से सुंदर से तैयार होती है और अनामिका जो हमेशा की तरह मॉडर्न ड्रेस पहनती है और दोनों शारदा जो कि हॉल में बैठी थी उनके पास आती है। माँ जी, मैं अपनी छोटी देवरानी को गांव का एक चक्कर लगा के ले आती हूँ। अभी तक मैंने हमारा गांव उसे ठीक से दिखाया ही नहीं। अमृता की बातें सुन के शारदा समझ जाती है। वो उसकी बातों पर हाँ कह देती है। फिर अमृता और अनामिका दोनों ही घर से निकल जाती है। सभी लोग अमृता को देखकर हाथ जोड़ के सर झुका के नमस्ते करते हैं। सम्मान देने के लिए थोड़ी दूर तक चल के भी जाते हैं। दूसरी तरफ वो अनामिका को हवस से भरी हुई नजरों से देखने लगे। अजीब तरह से उसे हाथ लगाने की कोशिश करने लगे। कई लोग तो उसके सामने आकर हाथ मिलाने की भी कोशिश करने लगे। मेरे साथ शेखन करो। मुझे हाय कह दो। तुम्हारे कपड़े बड़े अच्छे हैं। इस तरह कह के सभी लोग उसके करीब आने लगे। अपना हाथ उठाकर अमृता ने सभी को वहीं पे रोक दिया। तभी पूरा गांव वहाँ पे अनामिका को देखने के लिए इकट्ठा हो गया, जो छोटे कपड़े में थी, और उसे छूने की कोशिश करने लगे। गांव वालों की ऐसी हरकतें देखकर अनामिका को बहुत असहज महसूस होने लगा। वो रोने लगती है। अमृता अनामिका को एक किनारे ले जाती है। अमृता अनामिका को आलिंगन करती है। सिस्टर, मुझे समझ में आ गया मेरी गलती कहाँ है। अब से मैं आपकी हर बात मानूंगी, सुनूंगी। आप जो बोलेंगी मैं वही करूंगी। देखो अनामिका, हम गांव में रहते हैं। चाहे हम कितना भी पढ़ लिख ले, कितना भी बड़ा काम कर ले, हमें कुछ नियमों को पालन करना होता है। तुम जब वो सब पालन करोगी तभी तो लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। अब मुझे समझ में आया कि मुझे कैसे रहना चाहिए। दीदी, अब से मैं आपकी हर बात मानूंगी। अनामिका की ऐसी बातें सुन के अमृता बहुत खुश होती है। तब से अनामिका अमृता के पास सारा कामकाज सीखती है और सभी लोग एक साथ मिलजुल के खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगी। नमस्कार।